दोस्तों, एनसीईआरटी के नए सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का इतिहास, चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, भारत जिस महाद्वीप में स्थित है, इस क्षेत्र पर राज्य करना किसी भी शासक के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि यहाँ की संस्कृति जो थी वो भी विभिन्न थी और यहाँ की जो मान्यताएं थे या लोग थे वो सारे अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, एक जैसे थे नहीं। लेकिन इसके विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, 1526 में। ठीक है। जबकि इस मुगल साम्राज्य से पहले के जो शासन करने वाले राजा थे उनका काल बहुत ही कम समय के लिए, छोटे छोटे पीरियड के लिए वो लोग राजा बने। और आपने देखा था 1206 से लेकर 15वीं शताब्दी तक लगभग कई सारे वंशों का शासन दिल्ली की गद्दी पर रहा, लेकिन ये अस्थायी रूप से शासन नहीं करते थे। वहीं 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और ये भारत के लगभग बहुत बड़े हिस्से पर इनका शासन हो गया। ठीक है, आगे देखिए। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 17वीं शताब्दी के आसपास लगभग भारत जो है, जिस महाद्वीप में है, उस पर मुगलों का संपूर्ण अधिकार हो गया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। देखिए, मुगलों ने प्रशासन के ढांचे को यानी शासन संबंधित जो भी विचार लागू किए, जो भी रीति रिवाज चलाए शासन करने के, उनके पतन के बाद भी वो तरीके जो थे शासन करने के वो टिके रहे। ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से आने वाले शासक भी नहीं बच सके। आज प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, लाल किले पर खड़े होकर वो पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किला भी मुगलों द्वारा ही तो बनवाया गया था, आपने देखा ही होगा। ये देखिए, लाल किला है, कितना सुंदर लग रहा है अंदर से। मैं भी गया था एक बार देखने, दीवार देख के वापस आ गया था। मुगल कौन थे, ये जानते हैं मुगलों के बारे में? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान व इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। देखिए, मुगल जो थे वो दो महान वंशजों के वंशज थे।
उनका एक वंश जो था वह चंगेज खान था, जो माता का पक्ष था। वो मंगोल का जो शासक था चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था। माता जो थी उसके वंश की थी, चंगेज खान के वंश से थी, ताल्लुक़ रखती थी। वहीं जो पिता थे वो तुर्की के शासक जो तैमूर था उसके वंशज थे, परंतु अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। पर जो मुग़ल हैं वो अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। उसकी माता मंगोली थी ना, मंगोल वंश की थी, पर मुग़लों को अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। क्योंकि मुग़लों का मानना था चंगेज खान ने हजारों निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की थी, इसलिए वे लोग अपने आप को चंगेज खान से नहीं जोड़ते थे। यही स्मृतियां मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। वहीं जो मुग़ल जो थे, ठीक है, तैमूर वंश के होने पर गर्व का अनुभव करते थे, मतलब फ़ख्र महसूस करते थे। वो इसलिए क्योंकि उनके पूर्वज तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। उन्होंने अपने वंशावली को कैसे दर्शाया? चित्र के माध्यम से। मुग़ल वंश के हर एक शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। देखिए मुग़ल सैन्य अभियान कैसे होता था। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 30 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। देखिए मुग़ल शासक का जो संस्थापक था बाबर 1526 से 1530 तक दिल्ली की गद्दी पे बैठा रहा। 1526 में पानीपत की लड़ाई जो हुई थी उसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, 1526 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जबकि 1494 में बाबर जो था फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। उज़्बेक जो थे वो फरगाना पर आक्रमण करते रहते थे। उज़्बेकों से परेशान होकर उसे फरगाना राज्य, मतलब उसका जो पैतृक गद्दी थी, उसको छोड़ना पड़ा। अनेक वर्षों तक गद्दी छोड़ने के बाद वो अनेक वर्षों तक यहाँ से वहाँ भटकता रहा। उसके बाद वो 1504 में जाकर काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया और दिल्ली आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया और 1526 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। देखिए 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। देखिए बाबर युद्ध क्यों जीता? क्योंकि उसने तोपों का इस्तेमाल किया था। ये देखिए जहां मुगलों का अधिकार था, काबुल, कंधार, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये पूरे मैप में मुगलों का जो राज्य था उन सब के बारे में दिया हुआ है। देखिए उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे,
जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या सहेदायाद? देखिए, मुगल जो थे उनका नियम ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर देना, ये इसमें वो विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो लोग जो तैमूर वंश की पुरानी प्रथा थी कि सभी पुत्र में उत्तराधिकार को यानी प्रॉपर्टी को सभी पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया जाना। ठीक है। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। देखिए, मुगल जो थे वो लगातार उनसे युद्ध करते रहते थे जो उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो बहुत से राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उनसे कर दिया। देखिए, यहाँ दिया है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वो मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। देखिए, यहाँ दिया है जहांगीर की जो माँ थी कछवा, वो भी राजकुमारी थी, वो जयपुर के राजा की पुत्री थी। वहीं शाहजहां की जो माँ थी राठौर राजकुमारी थी, वो मारवाड़ जो जोधपुर है वहाँ के राजपूत शासक की पुत्री थी। देखिए, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बना गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। देखिए, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे यानी जो सिसोदिया वंश था, उन्होंने मुगलों की सत्ता बहुत लंबे टाइम तक स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब वो मुगलों से हार गए तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया, यानी उनको सम्मान दिया और उनकी जो जागीरें थे, उनके जो वतन थे, वो सारी चीज़ें उनको वापस कर दी। पराजित करके अपमान न करने की इस नीति ने मुगलों के अनेक शासकों और सरदारों के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर दिए, परंतु ये संबंध ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सका। मनसबदार और जागीरदार। देखिए, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्रानी थे, लेकिन जब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। देखिए, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार होता गया, नए नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य से जुड़ते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के यानी अलग अलग समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया। मतलब अलग अलग साम्राज्य के अलग अलग लोगों को वो लोग प्रशासन में नियुक्त करने लगे। शुरू में ज़्यादातर सरदार जो थे वो तुर्रानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ मतलब तुर्रानियों के साथ साथ उन्होंने जो शासक यानी जो शासक वर्ग में जो शासन करने वाले थे उनमें ईरानियों, भारतीय मुसलमान जो थे उनको, अफगानियों को, राजपूतों को, मराठों को और अन्य तरह के भी जो समूह थे उनको भी शामिल करने लगे। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे
वो मतलब जो भी मुगल की सेवा में आ जाते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, देखिए मनसबदार उसे बोलते थे, उन व्यक्तियों को बोलते थे जिनको कोई सरकारी हैसियत या पद प्राप्त होता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ये मुगल जो थे उन्होंने श्रेणी व्यवस्था चलाई थी जिसके जरिए पद, व्यक्ति का पद, उनका वेतन और सेना में उनका उत्तरदायित्व तो क्या है इसका निर्धारण किया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। देखिए वेतन का जो निर्धारण होता था वो जात यानी जात की संख्या पर होता था। जिस जात यानी जिस समूह के पास जितनी अधिक संख्या होती थी उनकी वेतन उतना अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। देखिए जो सेना का उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपा जाता था उसके अनुसार ये घोड़े रखना पड़ता था। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वह अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार क्या करते थे, उनके जो सैनिक थे उनको निरीक्षण के लिए लेके आते थे। सैनिकों के जो घोड़े थे उनको दगवा दिया जाता था और सैनिकों का पंजीकरण करवाया जाता था। ये सब कार्रवाई जब पूरी हो जाती थी उसके बाद सैनिकों को वेतन देने के लिए धन प्राप्त होता था, धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। देखिए जो मनसबदार थे वो अपना वेतन जो है राजस्व एकत्रित करने के लिए जो भूमि मिलती थी, ठीक है, जिसे जागीर मतलब जो जागीर उन्हें मिलती थी कर वसूलने के लिए, उससे ही मनसबदार अपना वेतन प्राप्त करते थे। और ये देखिए जो ये मुक्तियां थी, ये जो कर थे, ये अलग अलग जागीरों पर अलग अलग थे, एक जैसे नहीं थे। और ये जो मनसबदार थे ये नहीं कि अपने जागीर पे ही रह रहे, नहीं, ये वहाँ रहते नहीं थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों में से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। देखिए वो लोग उन जो जागीरें उन्हें राजस्व प्राप्त करने के लिए दी गई थी, यानी कर वसूलने के लिए जो जागीरें दी गई थी, वे लोग केवल वहाँ से कर वसूल सकते थे, ना वहाँ रह सकते थे और ना ही उस पर प्रशासन कर सकते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि वे स्वयं देश के लिए किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। और ये जो राजस्व है वो मनसबदारों के जो नौकर थे वो लोग वसूलते थे और जबकि जो मनसबदार थे वो लोग देश के किसी अन्य भाग में अपनी सेवा देते थे, कार्य करते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। देखिए अकबर के शासनकाल में ये जो जागीरें थी इनका निरीक्षण जो था बहुत ही सावधानीपूर्वक से होता था ताकि जो इनका राजस्व है वो मनसबदार का जो वेतन है उसके बराबर हो सके। ऐसा ना हो कि मनसबदार का जो वेतन रखा गया वो ज़्यादा हो और राजस्व जो है वो कम प्राप्त हो रहा हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें
अपने शासन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखिए, ये जो पहले व्यवस्था चली आ रही थी, जो अकबर ने बना रखी थी कि जागीरों से राजस्व उतना वसूला जाए जो मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, कम ना रहे। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल आते आते ये व्यवस्था एकदम बिगड़ गई। अब जो राजस्व प्राप्त होता था जागीरों से, वो मनसबदारों के वेतन से बहुत कम हो गया था। और जो मनसबदार थे, इनकी संख्या में बहुत अत्यधिक वृद्धि हो गई, यानी बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ गई। जिस कारण से जब संख्या बढ़ गई तो उनको अब जागीर प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। अब इन सभी कारणों से जो जागीरों की संख्या थी वो कम हो गई। फलस्वरूप क्या हुआ, कई जागीरदार जो थे, जागीर रहने पर ये कोशिश, मतलब कई जागीरदार ऐसे थे उनके पास जो जागीर थी, तो ये लोग ये कोशिश करते थे कि जितना अधिक राजस्व वसूल सकें वो वसूल ले। इससे क्या हुआ, जो किसान वर्ग था उनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, इतनी ज़्यादा परेशानियां हुई, ठीक है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। औरंगजेब इन परिवर्तनों पर कंट्रोल रख ही नहीं पाया, जिसके फलस्वरूप जो इसका नुकसान है वो किसानों को चुकाना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। देखिए, मुगलों की जो आमदनी का प्रमुख साधन था वो किसानों से उपज के रूप में जो राजस्व प्राप्त होता था वही था। अधिकतर स्थानों पर जो किसान थे वो ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। जो किसान थे वो मुखिया या जो स्थानीय सरदार थे उनके माध्यम से राजस्व देते थे, यानी कर चुकाते थे। ठीक है, देखिए कहाँ चला गया यार, हाँ नीचे है। यार कहाँ गया, हाँ देखिए, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। देखिए, जो इन किसानों का मुखिया होता था या जो शक्तिशाली सरदार होता था, जो इनका सरदार होता था इन समूहों का या इन किसानों का, उनके लिए जो मुगल हैं वो एक शब्द का प्रयोग करते थे जिसे बोलते हैं जमींदार। ठीक है, अकबर के राज्य स्वयं मंत्री तोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। देखिए क्या वो कह रहा है, अकबर के एक राज्य मंत्री थे टोडरमल, इसके बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने 1570 से 80 के बीच में कृषि की पैदावार, उनकी कीमतों, कृषि भूमि की जो सावधानी पूर्वक, कृषि की जो भूमि है उनका बहुत ही सावधानी से निरीक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित किया, यानी राजस्व निश्चित किया। प्रत्येक सूबे यानी प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। जो प्रत्येक प्रांत थे उनको मंडलों में बांट दिया गया राजस्व के रूप में। प्रत्येक की हर फसल के लिए कर की दर की अलग अलग सूची बनाई गई, यानी जो भी फसल थे उनके हिसाब से, ठीक है, अलग अलग फसलों की उनकी मतलब किस फसल से कितना राजस्व प्राप्त करना है, किस फसल पे कितना कर चुकाना होगा, उसकी अलग अलग सूची बनाई गई।
राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। देखिए, ये व्यवस्था जो थी, निरीक्षण की जो व्यवस्था थी, ये कहाँ पे थी? जहाँ पर मुगल जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, जहाँ भूमि की वो पैमाइश बहुत ही सावधानी पूर्वक और आसानी से कर सके, उनका हिसाब रख सके। लेकिन गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में, ठीक है, भूमि का निरीक्षण कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी। देखिए, कुछ क्षेत्रों में जो जमींदार थे इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासक अधिकारी जो थे वो भी उनसे डरते थे। वे डरते थे कि कहीं वो विद्रोह ना कर दे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही जाति के किसान और जमींदार मिलकर विद्रोह भी कर देते थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी में एक ऐसा किसान विद्रोह हुआ जिसने मुगल साम्राज्य का जो अस्थायित्व था उसको चुनौती दे दी थी। देखिए, शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में देखिए। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द जो है आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। देखिए, अकबर का एक मित्र था अबुल फजल। उसने उसको आदेश दिया कि उसके शासनकाल का वह इतिहास लिखे। अबुल फजल ने जो उसके शासनकाल का इतिहास लिखा उसको 3 पार्ट में लिखा। उसका जो इसका जो शीर्षक था इतिहास का, अकबरनामा। अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी। उसका जो पहला पार्ट था उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया, जबकि जो दूसरा पार्ट था उसमें अकबर के शासनकाल के दौरान जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में बताया। और जो उसका आखिरी और तीसरा पार्ट था आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य का जो भूगोल था, यानी उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था उसके बारे में, और इसके जो समकालीन भारत के लोगों की संस्कृति थी, परंपराएं थी, उसका भी विस्तार से विवरण मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक जो आयाम है वो विविध प्रकार की चीज़ें जैसे फसलें, पैदावार, कीमत, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी यानी बहुत बढ़िया रूप से विवरण उसमें दिया गया है। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव क्या था? देखिए, मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। जो नूरजहां थी उसका नाम था मेहरुनिसा। 1611 में उसकी जहांगीर से विवाह हुआ। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसके समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। देखिए, जो जहांगीर था उसने एक सिक्का चलवाया जिसके एक तरफ जो जहांगीर था और दूसरी तरफ जो थी नूरजहां थी। नूरजहां जो थी वो जहांगीर के लिए बहुत ज़्यादा वफादार रही। देखिए, बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, ये दस्तावेज दिया गया ना बाईं ओर, फरमान है, ये फरमान है यानी आदेश है। चौकोर मुहर बताती है
उद्दत और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। हम यूपी कंपटीशन समझ लीजिए। सुलह कुल। अकबर की सुलह कुल की नीति को उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया, देखिए। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यह असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यह सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। देखिए, अकबर की तरह ही जो उसका पुत्र था वो भी सुलह कुल की नीति पर चला, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों के अनुयायियों को, जो सभी धर्मों के मानने वाले लोग थे, उनको एक ही जगह दी। जैसे शिया और सुन्नी जो थे वो एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे, क्रिश्चियन और जो यहूदी थे यानी ईसाई और यहूदी थे वो एक ही गिरजाघर में प्रार्थना कर सकते थे। इस तरीके से उसने शांति का पैगाम दिया सुलह कुल के नाम से, ठीक है। 17वीं शताब्दी में, अरे यार क्या हो गया, आजा, देखिए, मुगल साम्राज्य और प्रशासनिक सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहता है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। देखिए, 17वीं शताब्दी और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था उसका क्या हाल हुआ। मुगल साम्राज्य और प्रशासनिक और सैनिक कुशलता जो थी, इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वो आर्थिक रूप से और व्यापारिक रूप से बहुत मजबूत हो गई, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। विदेशी जो यात्री थे उन्होंने इसे धनी देश बताया, जैसा कि किस्से कहानियों में अक्सर आप लोग सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, सुनते हैं ना, वही चीज़ ये कह रहा है। लेकिन जो यात्री थे इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली जो मतलब इसके साथ जो दरिद्रता देखा, उसको देखकर वो दंग रह गए। सामाजिक असमानताएं जो थी वो साफ साफ दिखाई पड़ती थी, मतलब समाज में जो भेदभाव की भावनाएं थीं वो साफ दिखती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। देखिए, जो शाहजहां था उसके शासनकाल का जो 20वां साल था उसमें दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। उन दस्तावेजों से पता चलता है कि जो मनसबदार थे जिनको उच्च पद प्राप्त था, उनमें से जो कुल 8000 मनसबदार थे, 8000 में से 445 ही ऐसे थे जिनको अनुमानित राजस्व का 61.5% और स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। देखिए, 8000 में से 445 मनसबदार ही ऐसे थे जिनसे उनके द्वारा प्राप्त राजस्व का 61.5% उनको वेतन के रूप में दे दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए आंतरिक संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। देखिए, मुगल सम्राट और उनके जो मनसबदार थे वो अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन
और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। चूंकि वे वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे, तो जाहिर सी बात है वस्तु और फसल की पूर्ति कौन करता है? किसान और शिल्पकार। परंतु उन पे कर का भार इतना ज़्यादा था कि जो प्राथमिक उत्पादक थे, किसान और शिल्पकार, उनके पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। देखिए, कर का भार इतना हो जाता था कि उनके पास निवेश के लिए यानी लगाने के लिए जो पूंजी होती है वो बहुत ही कम बचता था। ठीक है। और इनमें से जो बहुत गरीब किसान थे या शिल्पकार थे, उनको तो बहुत मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। वे अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आंतरिक संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे यार? उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? वो नहीं कर पाते थे भाई। जिनके लिए पेट भरना ही दुर्लभ है, वो संसाधन इकट्ठे बेचारे कहाँ से करेंगे? वो तो सोच भी नहीं सकते। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। तो जो ऐसी अगर अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो जो धनी किसान है या जो शिल्पकार है या व्यापारी और महाजन है, वो ज़्यादा लाभ उठाते हैं भाई। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। मुगलों के जो कुलीन वर्ग था, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा धन और संसाधन हो गए थे, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्ष में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। देखिए, मुगलों के जो कुलीन वर्ग थे, जो सरदार थे, वो धीरे धीरे बहुत धनवान होते गए। ठीक है। 17वीं शताब्दी के जो अंतिम वर्ष था, उसमें वो इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने खुद को मुगल सम्राट की सत्ता से अलग कर लिया। स्वयं का ही शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे, यानी स्वयं का ही राज्य बना लिया, स्वयं का ही राज्य घोषित करने लगे। ये समझ लीजिए, मुगलों से स्वतंत्र होने लगे। और देखिए, जैसे जैसे मुगलों की सत्ता पतन की ओर गई, यानी जैसे जैसे मुगलों के हाथ से सत्ता फिसलने लगी, कुर्सी फिसलने लगी, वैसे वैसे विभिन्न माने यानी अलग अलग क्षेत्रों के जो सम्राट के जो सेवक थे, यानी मुगलों के जो सेवक थे, वो स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। ठीक है। यानी जब मुगल उत्तराधिकारी जो कमज़ोर हो गए, तो वे लोग जो मुगलों के प्रशासन अधिकारी थे, सत्ता उनके हाथ में आ गई। इनमें से कुछ ने नए वंश के स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। इसमें से कुछ ने क्या किया? उन्होंने नए वंशों की स्थापना कर दी, जबकि कुछ ने नए प्रांतों को बसाया और कुछ ने नए प्रांत जैसे हैदराबाद वगैरह पे अपने नियंत्रण में ले लिया। यद्यपि दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य में कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। लेकिन देखिए, वे लोग बेशक दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे उनको स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक इन्होंने साम्राज्य के कई प्रांतों में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना ली, यानी स्वयं का स्वतंत्र राज्य बना लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। तो कल्पना करें आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। आप अपने राज्य को अस्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे? बताइए, युद्ध करके? नहीं। चलिए, आज ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको कल नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।